हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में, कैलेंडर के बारे में, इन छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे, उनका वैज्ञानिक नाम देखेंगे, हिंदी महीनों के नाम देखेंगे, जो प्रायः इसको हम लोग छोटुआ प्रश्न बोलते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना न भूलिएगा दोस्तों। तो आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि, ग्रेगोरियन कैलेंडर की पहली तिथि क्या है दोस्तों? कब से अनुरूप किस तारीख से ली गई है? ध्यान दीजिएगा, कब से यह ली गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। 22 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950, 22 मार्च 1957, 1 जनवरी 1957। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन और शक संवत दोनों को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, शक संवत दोनों को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। शक संवत का अंतिम माह कौन सा है दोस्तों? शक संवत का अंतिम माह कौन सा है? ए आषाढ़, बी कार्तिक, सी चैत्र, डी फाल्गुन। आपको बताना है, ये हिंदी महीने का है। आपको 12 हिंदी महीने का नाम आना चाहिए। उनका क्रम भी आपसे लगाने के लिए पूछ सकता है, इसलिए इसको इग्नोर न करिएगा, बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो शक संवत का अंतिम माह दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम माह फाल्गुन है। और प्रथम माह अगर पूछे आपसे, प्रथम माह पूछे तो प्रथम माह कौन सा है दोस्तों? चैत्र है। आइए दोस्तों, हम लोग 12 माह के नाम को देख लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, 1 सेकंड का, बस तुरंत हमने ओपन किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 12 माह है। कौन कौन? पहला माह आपका है, पहला माह है ये, पहला माह, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा माह चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, हम लोग इसको सावन भी बोलते हैं, सावन, आषाढ़, है ना, श्रावण, भाद्रपद यानी भादो, इसको हम लोग भादो बोलते हैं, भादो, अश्विन, है ना, भादो, कुआर, कार्तिक, है ना। तो कुआर कार्तिक ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध याद करना है। अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, है ना, माघ और फाल्गुन। तो फाल्गुन जो है हमारे शक संवत का अंतिम महीना है दोस्तों। अंतिम माह आपका कौन सा है? तो फाल्गुन है। प्रथम कौन सा है? चैत्र है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? कौन सा कैलेंडर को पूरी दुनिया मान रही है, सर्वमान्य है? तो ध्यान रखिए, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर की शक कैलेंडर। देखिए, शक संवत भारत में मान्य है, प्लस भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर भी मान्य है, लेकिन पूरा विश्व किसको मान रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान रहा है। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बी उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ए शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय शक संवत पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय शक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी हम अपनाए हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग पूछा है तो आपको शक संवत उत्तर सही करना होगा, ठीक। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है दोस्तों? इसको बताइए, शायद हमें लगता है आगे इसका प्रश्न भी होना चाहिए। देखते हैं, अगर प्रश्न होगा तो ठीक है, नहीं तो भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित आ गया दोस्तों प्रश्न। अंकित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया? ए ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए दोस्तों। तो जिसका सही उत्तर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट
अगला, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु दृष्टिगत नहीं होता है? कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं होता है? ए शेर, सांड, सांड मतलब बैल है ना, बैल, बी सी घोड़ा, डी हिरन। कौन सा नहीं? बताइए, जल्दी उत्तर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिरन। हिरन अंकित नहीं है। क्या है? शेर है, सांड है यानी बैल है, घोड़ा है और हाथी है दोस्तों। हाथी भी है। हाथी को इसीलिए हम लोगों के धर्म में क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। ठीक है, तो हाथी को भी इसमें रखा गया है, हिरन नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा, हिरन नहीं है इसमें। ठीक, अगला, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? सारनाथ में जो स्थित है राष्ट्रीय स्तंभ, उसमें कौन सा भाग लिया गया? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही भाग उत्तर क्या है? शीर्ष भाग। शीर्ष भाग इसमें लिया गया है दोस्तों, शीर्ष भाग इसमें लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने शेर दिखाई देते हैं? बेहद महत्वपूर्ण है। तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 1 2 3 4। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय जो प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें कुल शेरों की संख्या तो 4 है, शेरों की संख्या 4 है, लेकिन एक शेर का मुख पीछे होने के कारण दिखाई नहीं देता, केवल 3 का ही मुख हमें दिखाई देता है, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 3। सी उत्तर आपका सही होगा, सी उत्तर आपका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, संतूर वादन, फिल्मी धुन? जल्दी बताइए उत्तर, जल्दी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। ठीक है, राष्ट्रगीत से होती है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद, दुर्गेश नंदिनी, भारत भारती, आनंद मठ से। तो कहां से लिया गया दोस्तों? इसका जरूर आप लोग कमेंट बताइए, कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ध्यान देने वाली बात, आनंद मठ। अगला, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया दोस्तों? बड़ा अच्छा प्रश्न, बताइए। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1829 के लाहौर अधिवेशन में और 1931 के कराची अधिवेशन में दोस्तों। तो कहां है? आप जल्दी उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत, ध्यान दीजिए, राष्ट्रगान नहीं पूछा है आपसे दोस्तों, राष्ट्रगान नहीं पूछा है, राष्ट्रीय गीत पूछा है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत पूछा है, राष्ट्रीय गीत पूछा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको बता दें कि 65 सेकेंड राष्ट्रीय गीत को गाने में समय कितना लगता है? 65, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकेंड का समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है। और जान लीजिए, आपातकाल में या विपरीत परिस्थिति में राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? तो 20 सेकेंड है। कितना है? 20 सेकेंड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 20 सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है भाई? जन गण मन नायक जय है, ये तो आप राष्ट्रगान है। हिंद देश का प्यारा झंडा, झंडा गीत है। वंदे मातरम ही आपका क्या है? राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गीत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। बांग्लादेश के भी है ना, आमार सोनार बांग्ला, आमार
सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला का भी इन्होंने रचना करा। ठीक, ये दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रगान कब और कहां गाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1911 कलकत्ता, 1931 कलकत्ता, 1950 दिल्ली, 1896 कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो अभी हमने पहले ही बात कर लिया है पिछले प्रश्नों में, जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन अधिनायक जय है। चलिए नेक्स्ट, अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? बड़ा अच्छा प्रश्न, इन दोनों विकल्प में आपको फंसा दिया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, गहरा नीला है, न कि समुद्री नीला है दोस्तों। गहरा नीला उत्तर करिएगा इसका, गहरा नीला। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, तीलियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 24, जो 24 घंटे लगातार प्रगति का प्रतीक है। ठीक, लगातार चलने का, ठीक, आगे बढ़ने का, निरंतर। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है दोस्तों? ध्यान रखिए, लंबाई और चौड़ाई क्या है? 5.3 और 5 संबंधित 3, 3 संबंधित 2, 3 संबंधित 4, 2 संबंधित 3। ध्यान दीजिए, पहले उसने लंबाई पूछा है और फिर क्या पूछा है? चौड़ाई पूछा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर चौड़ाई पहले और लंबाई बाद में पूछेगा तो उत्तर अलग होगा। लंबाई तो यहाँ 3:2 होगा और यहाँ 2:3 होगा। अगर चौड़ाई पहले पूछ लेगा तो 2 बताना होगा, 2 सेंटीमीटर। इसका हमेशा अनुपात, चाहे झंडा कितना बड़ा भी हो जाए, अनुपात यही होगा 3:2 का। 3 फीट लंबा तो 2 फीट चौड़ा, 3 मीटर लंबा तो 2 मीटर चौड़ा। अनुपात हमेशा हमारे झंडे का 3:2 का ही होगा, इससे बदल नहीं होगा। आंकड़ा चाहे जितना बड़ा झंडा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, भाजक इसी के रहेंगे। ठीक है, 3:2 के ही भाजक रहेंगे। दोस्तों, आज का बड़ा छोटा सा सेशन था, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण इसमें बिंदु थे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना प्रेम सहयोग हमें अवश्य दीजिएगा। जय हिंद।